नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपनी इस खास पेशकश न्यूज एट 10 के साथ। कई बड़ी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव की भी, लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार। राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को होगा मतदान, 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक में मतदाताओं का दिल जीतने के लिए सभी दलों ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। भाजपा, कांग्रेस, जेडीएस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम दलों के स्टार प्रचारक कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का करेंगे शुभारंभ। साइबर और सुरक्षा केंद्र की भी रखेंगे आधारशिला। विरासत केंद्र में कलाकृतियों और नमूनों के जरिए भारतीय वायुसेना के अभियानों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 27वीं बैठक की करेंगी अध्यक्षता। वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की भी करेंगी समीक्षा। मणिपुर में हालात तेजी से हो रहे हैं सामान्य। घाटी के जिलों से हिंसा की कोई ताजा खबर नहीं। सेना हेलीकॉप्टर के जरिए हिंसा प्रभावित जिलों की कर रही है निगरानी। हजारों लोगों ने जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों की राहत शिविरों में ली है शरण। केरल के मलप्पुरम जिले में नाव पलटने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 22। राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। पीएम ने मृतकों के परिजनों के 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। और खेल की खबरों में आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रनों से हराया। गुजरात की ओर से शुभमन गिल ने 94 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली। वहीं एक अन्य मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से दी मात। और ताशकंद में चल रही विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। वहीं दीपक भोरिया ने प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटक के चुनावी समर की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान आज शाम थम जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल सेकुलर और आम आदमी पार्टी के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रोड शो, रैलियां कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उडुपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बेंगलुरु में व्यावसायिक समुदाय के सदस्यों और बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन बेंगलुरु में ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कलबुर्गी और बेल्लारी में रैलियों को संबोधित करेंगे। जनता दल सेकुलर के नेता एचडी देवेगौड़ा और उनके पुत्र एचडी कुमारस्वामी बेंगलुरु में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्य सचिव पृथ्वी रेड्डी बीटीएम लेआउट, सीवी रमन नगर और सर्वजन नगर, पुलिकेशी नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि कोई भी पार्टी या कोई भी उम्मीदवार चुनाव के दिन और एक दिन पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से मंजूरी के बिना
प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराएगा। आयोग ने कहा है कि आपत्तिजनक और भ्रामक प्रकृति के विज्ञापन पूरी चुनाव प्रक्रिया को दूषित करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे थमने वाला है। राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचने के साथ साथ राजनीतिक दलों को जारी परामर्श में निर्वाचन आयोग ने शिष्ट तरीके से प्रचार अभियान करने पर भी जोर दिया है। मीडिया में विज्ञापनों के खिलाफ शिकायतों पर आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय दल और स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के अपेक्षित मानकों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। संपादकों को एक अलग पत्र में निर्वाचन आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंड उनके समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों सहित सभी मामलों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। आयोग ने कर्नाटक के समाचार पत्रों के संपादकों को लिखे एक पत्र में कहा कि अगर जिम्मेदारी से इनकार किया जाता है तो इस बारे में पहले ही स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। और कर्नाटक के इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। आम आदमी पार्टी ने सभी 224 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछला चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी वहां पर अपना खाता नहीं खोल पाई है। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए ब्रिजेश कलप्पा पार्टी से बेंगलुरु के चिकपेट से उम्मीदवार हैं और उनका दावा है कि पार्टी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी। आम आदमी पार्टी चिकपेट से बीजेपी के उम्मीदवार उदय गरुडाचार को चुनौती दे रही है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आप पूरी ताकत के साथ मैदान में डटी हुई है। ब्रिजेश कलप्पा के साथ डीडी न्यूज ने खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। कर्नाटक में चुनाव प्रचार थमने के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के बीच दूसरी अन्य पार्टियां भी किस तरह से प्रचार कर रही हैं और आखिरी दम तक इस प्रचार में कैसा जोर लगा रही है, इस बारे में बातचीत की हमने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ब्रिजेश कलप्पा से, जो चिकपेट से यहां से उम्मीदवार हैं और लगातार कोशिश में हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ऐसा चेहरा बन गया है यहाँ पर चिकपेट में, जो यहाँ एक स्वच्छ और बेहतर सरकार देने का वादा कर रहे हैं। बात करते हैं ब्रिजेश से। ब्रिजेश, ये बताइए कि आप यहाँ से उम्मीदवार हैं और आपका कैंपेनिंग का तरीका अनोखा है, अंदाज अनोखा है, लेकिन जिस तरह का प्रचार कर्नाटक में चल रहा है उसके सामने आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी नजर आती है आपको? देखिए, आम आदमी पार्टी इस बार जो है ज़रूर अपना खाता खोलेगी और आम आदमी पार्टी का ये है कि इस बार जो है कम से कम 5 सीट आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 20 सीट आने का चांस है। अगर बेंगलुरु जैसे शहर में आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था, 40% सरकार का मामला जो बहुत ही पीक हुआ था, उस वक्त आम आदमी पार्टी क्यों इस मुद्दे को, भ्रष्टाचार के मुद्दे को, 40% कमीशन के मुद्दे को तूल नहीं दिया, क्यों इसको उठाया नहीं? बिल्कुल हमने उठाया हुआ है और मेरे खुद के स्टेटमेंट्स आप देखेंगे, काफ़ी स्टेटमेंट्स आए हुए हैं कि ये 40% की बात है। आप तो जानते होंगे कि जब केम्पना साहब का अरेस्ट हुआ था तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही थे वहाँ पर जो उनको बचाने की कोशिश में थे, और कोर्ट के सामने मैं खुद जो है वकील के नाते पेश हुआ था। तो ये 40% का मुद्दा जो है बहुत बड़ी मुद्दा है और खासकर आम आदमी पार्टी के लिए। और शिवमोगा से हमारे सहयोगी संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। धीरज, बात करें कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां और जिस तरह से चुनाव प्रचार किया है सभी पार्टियों ने, वो जो है अपने अपने हक में मतदाताओं को लुभाने के पूरे प्रयास किए गए हैं। ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं, रोड शोज हुए हैं। आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा और आज भी काफी व्यस्त रहने वाला है आज का दिन। आप देखिए, हमने कल की रैलियों में देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की रैलियों में जन सैलाब जुड़ा, वो ये दर्शाता था कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता किस तरह की है और जो केंद्र के काम है उनके प्रति जनता क्या सोचती है, कहीं ना कहीं उसका परिचायक दिखाई देता था। बिल्कुल सहला, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री की हमने जितनी रैलियां देखी और जितना भी कार्यक्रम उनका देखा, उस कार्यक्रम में जो जनता की जो
उत्साह, जनता का जो उत्साह दिखा वो देखने लायक था, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां जहां भी उनका प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम हुआ, उसमें उन्होंने जो स्थानीय मुद्दे को उठाया, जो स्थानीय जो लोग थे, जो पद्मश्री थे, उनको उठाया, और साफ तौर पे जो पिछली सरकार को घेरा कि देखिए कैसे हम, जो अगर हम पद्म पुरस्कार ही देते हैं तो समाज के अंतिम पायदान के लोगों को कैसे, समाज के अंतिम जो ऐसे लोगों को हम इसके लिए चुनते हैं जिन्होंने समाज को बेहतरी दी है, जो कि समाज के लिए बेहतर काम किया है, लेकिन उन्हें समाज, यही समाज उन्हें वो तवज्जो नहीं देता था। तो प्रधानमंत्री जो स्थानीय इतिहास है उसके साथ जुड़ते थे, और खास करके जो इस बार का जो चुनाव में जो 9 लाख लगभग 17,000 जो युवा वोटर्स हैं, युवा वोटर्स कैसे अपने जिम्मेवारी को निभाएगा। इस बार जो 18 साल के जो हैं वो पहली बार जो मतदान करने जाएंगे, तो युवाओं को कनेक्ट करने के लिए भी प्रधानमंत्री ने भरपूर कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने जो कांग्रेस के घोषणा पत्र पे वार किया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसे बजरंग दल को बैन करने की बात करता है, तो उससे भी प्रधानमंत्री ने जनता के बीच में अपनी भागीदारी के जरिए जनता को ये बात बताने की कोशिश की कि जिस तरीके का जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, उस तुष्टीकरण की राजनीति का खामियाजा कांग्रेस को खुद भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने अब जो कांग्रेस के कार्यकाल है, उस कार्यकाल में जो करप्शन के जो मुद्दे थे, करप्शन के जो आंकड़े थे, उन आंकड़े को उन्होंने जनता के बीच में गिनाया। तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से जनता के से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, स्थानीय मुद्दे से लेकर, करप्शन से लेकर जनता के लिए जो डबल इंजन सरकार के मुद्दे को जिसके जरिए जिस प्रकार वो कनेक्ट होते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि देखिए ये डबल इंजन की सरकार जिससे कर्नाटक को कितना फायदा हुआ है। कर्नाटक में रोडवेज हुआ है, रोडवेज का निर्माण हुआ है कर्नाटक में, रोडवेज का निर्माण हुआ है कर्नाटक में, एयरपोर्ट, नए नए एयरपोर्ट तैयार हो रहे हैं, और इसके अलावा कर्नाटक जो विकास की जो पथ पे अग्रसर है, कर्नाटक में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे वो आवास योजना का लाभ हो, चाहे वो कर्नाटक के जो किसान हैं वहाँ के किसानों को किसान समृद्धि का लाभ हो, फसल बीमा योजना का लाभ हो। तो इन योजनाओं का लाभ कर्नाटक को तभी मिला है क्योंकि जबकि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनी थी, और पीएम ने साफ तौर पे ये पिछली सरकार को बताया कि पिछली सरकार में क्या होता था कि जो हमने जबकि कुमारस्वामी की सरकार थी तब हमने उनसे पूछा था कि यहाँ के किसानों के आंकड़े कितने हैं, कितने किसान हैं जिनको कि किसान समृद्धि योजना या फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाए। तो पिछली सरकार ने केंद्र सरकार को लिस्ट तक नहीं पहुंचाया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार नहीं थी तो इसका खामियाजा कर्नाटक की जनता को भुगतना पड़ा है। इसलिए पीएम ने जोर देकर कहा अपनी सभाओं में, अपनी रैलियों में कि अगर आपको विकास करना है, विकास के पथ पे आगे बढ़ना है, तो कर्नाटक को बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। और साफ तौर पे उन्होंने ये कहा कि साफ तौर पे उन्होंने ये भी बताया कि देखिए अगर आपको हमारी जो अर्थव्यवस्था अभी 5वें स्थान पे है और 5वें स्थान से अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को 3रे स्थान पर लाना है तो उसके लिए कर्नाटक राज्य को बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। विकास चाहिए तो डबल इंजन की सरकार का फायदा तो होता ही है, और इस पर प्रधानमंत्री का अधिकतर फोकस अधिकतर रैलियों में इस बात पर रहता है। बात अगर हम घोषणा पत्र की करते हैं, घोषणा पत्रों में देखिए बहुत सारे वादे होते हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही और इस मुद्दे को बीजेपी ने देखिए किस तरह से आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को बजरंग बली से जोड़ दिया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह के कई जो जन सभाएं थी उनमें भी उन्होंने इस बात पर निशाना साधा कि बजरंग बली पहले तो मंदिर में थे, कांग्रेस उन्हें चुनाव के मैदान में लेकर आई है और इसका खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा। हमने देखा जो रैलियां हैं उनमें बहुत सारे युवा बजरंग बली के वेश में भी नजर आए। तो क्या आप जमीन पर मौजूद हैं, क्या आपको जनता में ऐसा कुछ रोष नजर आया कि इस तरह का जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बात कही है तो उससे जनता असंतुष्ट है? देखिए सैला, अगर कर्नाटक चुनाव को अगर हम 10 दिन पहले देखें, 10 दिन पहले हमारे पास जितना भी सर्वे आए और तमाम सर्वे में एक बात का साफ साफ इशारा था कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की सरकार बननी तय है या जेडीएस के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार जरूर बनाएगी। लेकिन जब
जो कांग्रेस है अपना घोषणा पत्र जारी करती है और घोषणा पत्र में जो बजरंग दल का मसला जुड़ता है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बजरंग दल को बैन करेंगे। इस जो फैसले को भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण के साथ जोड़ा और तुष्टीकरण को मुद्दा बनाकर जनता के बीच गए और जनता के बीच साफ कहा कि देखिए जो बजरंगबली को बैन करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, तो इस मुद्दे को खास करके प्रधानमंत्री ने अपनी सभाओं में जमकर इस मुद्दे को जनता के बीच में लाए, जनता के बीच में उभारा और इसका परिणाम हुआ कि बजरंगबली के चुनावी मैदान में आने के बाद जो कर्नाटक जो विधानसभा चुनाव का परिदृश्य है वो बिल्कुल बदल गया। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे उदासी थी, उनको लग रहा था कि इस बार जो विजय संभव नहीं है, उन्हीं कार्यकर्ताओं के चेहरे पे खुशी आ गई और जो कर्नाटक का जो पूरे कर्नाटक का जो माहौल है एक तरीके से वो बदल गया। रैलियों में पीएम जब आते थे तो जय बजरंगबली के नारों के साथ रैलियों की शुरुआत होती थी। साथ में वो युवाओं को, कार्यकर्ताओं को बताते थे कि जब आप वोट देने जाएंगे तो एक बार वोट देते समय बजरंगबली का नाम जरूर लेंगे। तो एक तरीके से बजरंगबली के जरिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को मोड़ा, हाँ। और न केवल मोड़ा बल्कि अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। हालांकि ये अभी बताना जल्दीबाजी होगा कि 10 तारीख का चुनाव किसके पक्ष में जाता है, लेकिन इतना सहला जरूर है कि बजरंगबली कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आने से न केवल भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है बल्कि कांग्रेस बैकफुट पर है, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े जो नेता हैं, चाहे वो वीरप्पा मोइली हैं या जो भारतीय जनता पार्टी से अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं जगदीश शेट्टर, उनका भी कहना है कि कांग्रेस जिस मैनिफेस्टो की बात कर रही है उसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बजरंगबली ने जो चुनाव जो कर्नाटक का जो चुनाव है, कर्नाटक के चुनाव को परिदृश्य को पूरी तरीके से अलग कर दिया है। कहीं ना कहीं और कांग्रेस इस मैनिफेस्टो के जरिए उनका जो असली चेहरा है, जो सोच है, वो भी कहीं ना कहीं निकलकर धीरज सामने आई है। शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मैसूरू से, उनके पास चलते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शैलेंद्र, जिस तरह से कर्नाटक में जो चुनाव हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। भाजपा लगातार विकास की बात कर रही है, डबल इंजन की सरकार की बात कर रही है, कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने की बात कर रही है, जबकि एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस इसे अपनी पार्टी के लिए एक एटीएम के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है और कांग्रेस की जो समूची राजनीति है वो फूट डालो राज करो की राजनीति है, साथ ही साथ हिंसा भड़काने और कानून व्यवस्था में रुकावट डालने की राजनीति है। लेकिन भाजपा की जो नीति है वो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की का जो मूल मंत्र है, हम उस पर काम करते हैं, उसी को लेकर आगे चलते हैं। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपको क्या नजर आता है? देखिए, निश्चित तौर पर हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा और आज जब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है तब सभी राजनीतिक जो प्रमुख दल हैं कर्नाटक में, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा समय में सत्ता में है, अपने अपने तौर पर मुद्दे उठाती रही। लेकिन जब हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन की बात कही गई, उसके बाद जिस तरह से एक राजनीतिक विमर्श बदला और बीजेपी ने बहुत जोर शोर से इस बात को कहा कि राम के बाद हनुमान को भी प्रतिबंधित करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा और उनके नेताओं को कहना पड़ा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है बजरंग दल को बैन करने का, हनुमान मंदिर बनाएंगे, डीके शिवकुमार ने यहाँ तक कहा। तो कांग्रेस पार्टी इस पर घिरती नजर आई और सिर्फ इस मुद्दे तक ही नहीं बल्कि फिर बीजेपी ने यह भी कहा कि आतंकवाद को लेकर कांग्रेस की क्या नीति रही है वो भी बार बार सामने आती रही है, देश विरोधी ताकतों को लेकर कांग्रेस का नरम रवैया रहा है वो भी बार बार सामने आता रहा है। तो दरअसल हमने देखा कि इस मुद्दे पर बहुत व्यापक चर्चा और विमर्श कर्नाटक के अंदर और बाहर देखने को मिला, जिस पर एक तरह से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आई। निश्चित तौर पर चुनाव में इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के चुनाव अभियान को एक गति मिलती दिखाई दी जब उसने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की नीति पर सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी जिस गारंटी की बात करती है, जब एक बहुत बड़ी गारंटी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने एक जमाने में दी थी, गरीबी हटाओ की गारंटी, उसका क्या हुआ? तो इस तरह की राज्य में गारंटी देने का कितना भरोसा जनता करे। और संप्रभुता की जब बात की कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की,
तब बीजेपी ने सवाल उठाया और कल प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी जनसभा में कहा कि कांग्रेस ये कैसे कह सकती है कि इसका मतलब क्या ये है कि वो कर्नाटक को देश से अलग देखना चाहती है, क्योंकि आजाद देश बहुत पहले हो चुका है और उसके बाद से ही हम संप्रभु देश है, संप्रभु राज्य है, सब राज्य जो हम एक तरह से अगर बात कर रहे हैं कर्नाटक को अलग से संप्रभु बनाने का, तो उसका क्या मतलब है। तो एक तरह से बहुत निशाने पर हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लिया गया। अब इस बात को जनता को बताने की कोशिश की गई कि देखिए कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी तो है ही, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो कठोर कार्रवाई होती है तब एक तरह से वो नरमी बरतने दिखाई देती है, उस पर चुप हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि चुनावी राजनीति में बहुत सारी चुनावी चर्चा भी हुई, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी देखने को मिले। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी देखने को मिल रहे हैं, मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश भी हो रही है। और ये बात हुई भाजपा और कांग्रेस की जो प्रमुखता से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जेडीएस और आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में अपनी ताल ठोक रहे हैं और जेडीएस काफी जो है चुनाव प्रचार में काफी वादे और इरादों के साथ आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी अपना खाता खोलने का दावा कर रही है, वो कह रही है कि 5 सीटें तो हम ले जाएंगे। देखिए, जेडीएस की ये कोशिश है कि इन चुनावों के बाद प्रासंगिक रहा जाए कर्नाटक की राजनीति में, क्योंकि उसके सामने चुनौती है कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है भारतीय जनता पार्टी की, या फिर जेडीएस को इतनी सीटें नहीं मिलती हैं जिससे वो राज्य की राजनीति में प्रासंगिक रह सके, तो उसके लिए अस्तित्व की समस्या हो जाएगी। तो लिहाजा यही वजह है कि बहुत फोकस उन इलाकों में जहां पर जेडीएस का जनाधार रहा है वहां जेडीएस कर रही है, और उसको उम्मीद यह है कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिले जिससे जेडीएस की प्रासंगिकता बनी रहे। तो ये एक अपनी कोशिश है जेडीएस की, चूंकि वो किंग मेकर बनना चाहती है। उसे पता है कि वो अपने दल पर अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकती, चुनाव बाद उसे गठबंधन करना ही होगा, किसी का साथ लेना होगा या किसी के साथ जाना होगा अगर पूर्ण बहुमत की सरकार किसी एक दल की नहीं आती है। तो उसकी उम्मीद यही है, और यही वजह है कि बीजेपी लगातार जनता को इस बात को बताती रही है कि देखिए जेडीएस और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं, आप पूर्ण बहुमत की सरकार लाइए जिससे ये सब एक तरह से संभावना न हो और बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिले। आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, आम आदमी पार्टी ने कोशिश जरूर की है, लेकिन चुनाव में उतनी चर्चा नहीं हो रही। कुछ एक आध सीट पर, कुछ मैंगलोर की एक सीट पर और बेंगलुरु की एक सीट पर उसके उम्मीदवार चर्चा में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की वैसे आप व्यापक तौर पर कर्नाटक की राजनीति में देखें तो कोई खास चर्चा नहीं है, और कोई संगठन का वजूद भी आम आदमी पार्टी का नहीं रहा है, और संगठन के स्तर पर कोई बड़ा हम एक तरह से जमीनी स्तर पर संगठन भी नहीं देखते हैं। तो कितनी सीटें आएंगी, क्या खाता भी खुल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दावे जब भले ही 5 सीटें आने की कहा जा रहा है कि वो इस बार प्रदर्शन करेंगे, लेकिन फिलहाल माहौल से तो इस तरह से लगता नहीं है कि उनका कोई प्रदर्शन उल्लेखनीय हो पाएगा। अब खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये जरूर उम्मीद कर रही होगी कि कम से कम उसका खाता खुल जाए, लेकिन फिलहाल माहौल में ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो पार्टी कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन या फिर कोई इम्पैक्ट कर्नाटक की राजनीति में करने जा रही है चुनाव के बाद। दावे तो सब करेंगे और उम्मीद भी करेंगे, उम्मीद पर दुनिया कायम है और करना भी चाहिए। खैर, ये 10 तारीख को पता चलेगा जब मतदाता मत पत्रों में जो अपने वोट डालेंगे, वोट कास्ट करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैसूरू से शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े थे और शिवमोगा से धीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी, आप देखते रहिए टीटी न्यूज। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ करेंगे। वो साइबर और सुरक्षा केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। विरासत केंद्र में कलाकृतियों, नमूनों और परस्पर संवादात्मक बोर्ड के जरिए भारतीय वायुसेना के अभियानों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। ये केंद्र मानवीय सहायता और युद्धक क्षमताओं के अलावा आपदा राहत में वायुसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का भी प्रदर्शन करेगा। इस केंद्र में विभिन्न विंटेज विमान
इम्तिहान भी रखे जाएंगे। वायुसेना विरासत केंद्र भारतीय वायुसेना में करियर बनाने के लिए इस शहर के युवाओं को प्रेरित करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस दौरान वो वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा करेंगी। इस उच्च स्तरीय बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास समेत वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामक हिस्सा लेंगे। FSDC क्षेत्रीय नियामकों का एक शीर्ष निकाय है। इस बैठक में मौजूदा वैश्विक और घरेलू आर्थिक हालात और वित्तीय स्थिरता के मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही FSDC समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए इससे पहले किए गए उपायों की समीक्षा भी करेगी। और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र में दंतेशपुरम के जंगल में आज सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया। एक पर 8 लाख और दूसरे पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुनील के नेतृत्व में सर्चिंग पर निकले जवानों ने नक्सलियों के घात लगाकर किए गए हमले को विफल कर दिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में गुल्लापल्ली SOS कमांडर मड़कम अर्रा और उनकी पत्नी पोडियम अर्रा को ढेर कर दिया गया। मड़कम पर 8 लाख और पोडियम पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। घटनास्थल से हथियार और अन्य सामग्री बरामद हुई है। नक्सलियों की सफाई के लिए सुरक्षा बलों और पुलिस का अभियान जारी है। और पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर आज सुबह लगातार दूसरे दिन विस्फोट हुआ। इसमें एक व्यक्ति के जख्मी होने की खबर है। आज सुबह 6:30 बजे के करीब कम तीव्रता का धमाका हुआ। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। इससे पहले शनिवार देर रात भी हेरिटेज स्ट्रीट पर विस्फोट हुआ था, जिसमें कुछ लड़कियों सहित कई लोग घायल हो गए थे। मध्य रात्रि 12 बजे पार्किंग क्षेत्र और पास के रेस्तरां की खिड़कियों के शीशे भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। केरल के मल्लपुरम जिले के तन्नूर में नाव पलटने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं जो स्कूल की छुट्टियों के दौरान घूमने के लिए आए थे। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना स्थल से मिली प्रारंभिक सूचना के अनुसार नौका पर करीब 40 यात्री सवार थे। कई यात्रियों को नजदीकी निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कल यह हादसा तंदूर के तुवल तेरम पर्यटन स्थल पर शाम करीब 7 बजे हुआ। आज सुबह फिर से राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। नौसेना के हेलीकॉप्टर को भी राहत और बचाव के कार्य में लगाया गया। केरल सरकार ने तन्नूर में हुई नाव दुर्घटना के कारण आज होने वाले सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आज घटनास्थल का दौरा करेंगे। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा है कि दुर्घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने स्थिति का आकलन करने के लिए आपात बैठक बुलाई है। बयान में कहा गया है कि जॉर्ज ने निर्देश दिया कि घायलों के लिए विशेष उपचार सुनिश्चित किया जाए और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तेज की जाए ताकि शवों को जल्द से जल्द परिजनों को सौंपा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और उनके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल के मल्लपुरम में नाव दुर्घटना में लोगों की मौत से काफी दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। और बात करें मणिपुर के हालात की, तो मणिपुर में सामान्य स्थिति धीरे धीरे बहाल हो रही है क्योंकि राज्य में पिछले 24 घंटों में कोई हिंसा नहीं हुई है। राज्य सरकार ने अधिकांश जिलों में कुछ घंटों के लिए जनता कर्फ्यू में ढील देने का भी निर्णय लिया है। इम्फाल पश्चिम और पूर्वी जिले में आज सुबह 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ जिलों में शाम को कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। बाजार में आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग
आज सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लाइन में लग गए। इस बीच सेना और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च जारी रखा है और बचाव एवं निकासी का काम जारी है। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह पिछले कई दिनों से इम्फाल में हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। विभिन्न समुदायों के नेता और नागरिक संगठन तनाव को शांत करने के लिए आगे आए हैं और जनता से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। सरकार की तरफ से आज 5-6 दिन बाद कर्फ्यू में थोड़ी ढिलाई दी है। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का ढिलाई दी है, तो उसी के लिए हम राशन पानी, घर के लिए, बच्चों के लिए दूध, सब्जियों की दिक्कत हो रही है, सब्जी नहीं मिल रही है, महंगा सामान भी महंगा हो चुका है। मार्केट में तो काफी भीड़ ही है और हालात लगता है कि सुधर जाएगा। अच्छा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। व्यवस्था तो नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं से छुपा के दे देते थे। मार्केट में भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ है और मेन खाने पीने का आइटम तेल, घी, चावल, दाल, वो सब का भीड़ ज्यादा है। सिक्योरिटी रहती थी, हम लोग खोल नहीं सकते दुकान, एसेंशियल आइटम होने के बावजूद हम लोग नहीं दे सकते थे। और सुप्रीम कोर्ट आज 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा समेत 68 जजों के पदोन्नति को चुनौती दी गई है। दरअसल 65% कोटा नियम के आधार पर इन जजों की पदोन्नति हुई है, जिसे सीनियर सिविल जज कैडर के 2 अधिकारियों ने चुनौती दी है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह करेंगे। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि कई ऐसे जज हैं जिन्होंने पदोन्नति के लिए हुई परीक्षा में ज्यादा अंक हासिल किए हैं, फिर भी उनका चयन नहीं हुआ है और इसके बजाय कम अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को पदोन्नत कर दिया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद में दाखिल हुए मानहानि मामले पर अदालत आज फैसला करेगी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर शिकायतकर्ता के बयान को रिकॉर्ड करवाने के बाद 8 मई की अगली तारीख निर्धारित की थी। कोर्ट तथ्यों की जांच के बाद आज इस बात पर फैसला करेगी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का केस बनता है या नहीं। अगर मानहानि का मामला हुआ तो कोर्ट तेजस्वी यादव को समन कर सकती है। तेजस्वी यादव ने पिछले महीने के आखिर में विधानसभा परिसर में एक बयान दिया था। इसमें तेजस्वी यादव ने गुजरातियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मोजा तूफान बन रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी में उठा चक्रवात आज एक दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा और फिर इसके चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। एक बयान में बताया गया है कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास के दक्षिण अंडमान सागर पर केंद्रित है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात के प्रभाव से अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज से बहुत तेज वर्षा होने की भी संभावना है। आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। मौसम की स्थिति को देखते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थानीय आपदा बचाव दल किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को 11 मई तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास आज से 12 मई के बीच पर्यटन तथा अपतटीय गतिविधियों को नियंत्रित करने की सलाह जारी की गई है। और दिल्ली एनसीआर में आज फिर सुबह मौसम खराब बना रहा। सुबह में कई जगहों पर आंधी चली और कई इलाकों में बारिश भी हुई। दिल्ली में मौसम लगातार ऐसा ही बना हुआ है और तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली और आसपास का मौसम खराब रहने की आशंका जताई थी। IMD ने पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बारिश होने की उम्मीद जाहिर की थी। IMD के मुताबिक बारिश के बावजूद अब गर्मी तेजी से बढ़ेगी और 8 मई को दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली में 7 मई को अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 21.4 रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है।
और हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी है। कुल्लू में स्थित अटल टनल रोहतांग के दक्षिणी पोर्टल पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। अटल टनल रोहतांग को निहारने के लिए जहां साल दर साल देश भर से आने वाले सैलानियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं अटल टनल विदेशी मेहमानों की भी पसंदीदा जगह बन गई है। इसके अलावा हिमाचल के कई जिलों में विभिन्न रूटों पर बर्फबारी और बारिश से वाहनों की रफ्तार थम गई है। कई इलाकों में भारी बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जम गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के दूरस्थ क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते जम्मू कश्मीर में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। रविवार शाम से ही उधमपुर, राजौरी समेत जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर बारिश और आंधी जारी है। इससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। उधर कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है और उत्तराखंड में तीर्थों और पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नाम से एक विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के अंतर्गत 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2703 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत गंगा के तटों पर गुंडागर्दी और नशा करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। पर्यटक स्थलों को प्रदूषित करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल से अब तक ऑपरेशन मर्यादा के तहत 2703 लोगों से जुर्माने के रूप में कुल 7,03,850 रुपए वसूले जा चुके हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। सबसे अधिक 1,40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। संबंधित प्रशासन और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के कारण प्रशासन केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पिछले महीने की 25 तारीख से इस महीने की 8 तारीख तक पहले ही स्थगित कर चुका है। इस दौरान केवल वही तीर्थयात्री केदारनाथ धाम जा सकेंगे जो पहले से पंजीकरण करा चुके हैं। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह को चिन्हित करने के लिए लघु वीडियो की दूसरी श्रृंखला तैयार की है। ये श्रृंखला भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को प्रकाश में लेकर आती है जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपना बलिदान दिया था। इन फिल्मों को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा नवंबर 2022 में 53वें इफ्फी महोत्सव के दौरान लॉन्च किया गया था। आज हम देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को, जिन्होंने आज़ादी की पहली क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया था। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। ये है उस वीरांगना की कहानी, कहते हैं जिसे झांसी की रानी। बचपन बीता संग खेल कृपाण ढाल कटारी, फिर राजा गंगाधर से ब्याह कर आई महल बन के रानी। हुआ राजा का निधन, सोचा सबने रानी बन जाएगी दासी। अवसर देख ब्रिटिश राज के फौजी पहुंचे द्वार झांसी। चंद्र तिलक माथे पर, हाथों में तलवार, साथ अपनी महिला सेना के किया जोर का वार। पुत्र दामोदर को कस लिया पीठ पर, दिया परिचय साहस का, लड़ी 7 दिन होके निडर। नहीं दूंगी अपनी झांसी, लगाई जोर की ललकार। आंच ना आने दी अपनी मिट्टी पर, अंग्रेजों की कोशिश हुई नाकाम। महीनों बाद अंग्रेज लौटे, फिर से धावा बोला। ग्वालियर में थी लक्ष्मीबाई, फिर उठा युद्ध का शोला। चारों ओर से घेरा दुश्मन ने, घायल हुई रानी। वीर गति को प्राप्त हुई वो नारी, वो मर्दानी। वीरता की थी वो साक्षात मूरत, थी स्वतंत्रता की मशाल जलाई। याद रहेगी हमेशा उनकी कहानी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। और बात करते हैं बाजार की। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के चलते देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के पहले दिन मामूली बढ़त के साथ खुला। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर रहे। बंबई स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सेंसेक्स 172.44 अंक यानी कि 0.28% बढ़कर 61,226.73 के स्तर पर खुला। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 51.60 अंक यानी कि 0.29% बढ़कर 18,120.60 के स्तर पर खुला। शुरुआती कारोबार के दौरान करीब 1,442 शेयरों में तेजी, 610 शेयरों में गिरावट और 140 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। पेरू में सबसे भयानक खनन दुर्घटना में एक सोने की खदान में आग लगने से कम 27 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि 175 लोगों को आग से बचा लिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि अरेक्विपा के दक्षिणी क्षेत्र में ला एस्पेरांजा खदान के अंदर बिजली के शॉर्ट सर्किट में आग लग गई। खदान का संचालन यानाकेहुआ कंपनी करती है। पेरू दुनिया के सबसे बड़े सोने के उत्पादकों में शामिल है, जहां सालाना 100 टन से अधिक खनन होता है। ये पूरे विश्व की वार्षिक आपूर्ति का लगभग 4% है। और अमेरिका के टेक्सास के सीमावर्ती शहर ब्राउन्सविले में एक शरणार्थी शिविर के बाहर बस स्टॉप पर खड़े लोगों को एक एसयूवी ने कुचल दिया, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसा स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। साथ ही साथ ये भी कहा कि बस स्टॉप पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी और लोग वहां सड़क किनारे बैठकर बस का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हादसे के शिकार हुए ज्यादातर लोग वेनेजुएला के थे। बस स्टैंड पर चढ़ने के बाद एसयूवी पलट गई और लगभग 200 फीट तक चलती रही और इससे फुटपाथ पर चल रहे लोग दुर्घटना की चपेट में आ गए। पुलिस ने कहा कि घटना के बाद ड्राइवर ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन चश्मदीदों ने उसे उस वक्त तक पकड़ कर रखा जब तक कि पुलिस वहां पर नहीं आ गई। और अमेरिका में मियामी बीच नाइट क्लब में कल तड़के हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल हो गईं। मियामी बीच पुलिस का कहना है कि अधिकारियों को शहर के साउथ बीच क्षेत्र में गाला नाइट क्लब में स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 4 बजे फायरिंग की खबरें मिली। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। अमेरिका में फायरिंग की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। अब तक अमेरिका में इस साल 200 से ज्यादा गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी हैं। और पूर्वी कांगो में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 200 से अधिक हो गई है और कई लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिण किवू प्रांत में सबसे बुरी तरह प्रभावित कालेह में प्रशासक थॉमस बांकेज ने बताया कि अब तक 203 शव बरामद किए जा चुके हैं और अन्य शवों को खोजने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी ने आज राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 1 साल से अधिक समय हो गया है। इस बीच यूरोपीय संघ ने रूस को युद्ध से संबंधित सामग्री मुहैया कराने वाली कुछ चीनी कंपनियों पर प्रतिबंधों का प्रस्ताव दिया है। एक अंग्रेजी दैनिक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंधों के एक नए पैकेज में 7 चीनी व्यवसायों को सूचीबद्ध किया गया है, जिस पर इस सप्ताह यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों द्वारा चर्चा की जाएगी। कुछ कंपनियों को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहले ही प्रतिबंधों के अंतर्गत रखा जा चुका है।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रॉकेट लैब के साथ मिलकर चक्रवात की निगरानी करने वाले 2 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इससे पहले खराब मौसम के कारण दोनों सैटेलाइट के प्रक्षेपण को टाल दिया गया था। इन दोनों सैटेलाइट को न्यूजीलैंड के माहिया से प्रक्षेपित किया गया था। ये सैटेलाइट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और तूफानों के बनने और उसकी गति को मापेगा। रॉकेट लैब 2 और सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा, लेकिन तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है। पेरू की सीमा पर फंसे 115 वेनेजुएला के प्रवासियों को रविवार को एक उड़ान से वापस वेनेजुएला लाया गया। चिली सरकार ने ये जानकारी दी है। वहीं पेरू ने प्रवासियों को रोकने के लिए पुलिस और सैनिकों को सीमा पर भेज दिया है। इस घटना से कूटनीतिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रविवार को जारी एक बयान में चिली के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये उड़ान वेनेजुएला सरकार के साथ राजनयिक संबंधों का प्रतिफल है। और रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन के जनरल का कहना है कि रूस ने बखमुत के लिए लड़ाई तेज कर दी है। जल्दी ही इस पर भी कब्जा हो सकता है। यूक्रेनी कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिर्स्की ने कहा कि रूसी सेना ने शहर में भारी गोलाबारी भी शुरू कर दी है और अधिक उन्नत उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। विंडसर कैसल में रविवार को भव्य संगीत समारोह का आयोजन हुआ। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III के राज्याभिषेक के जश्न के मौके पर संगीत के क्षेत्र से जुड़ी नामी हस्तियों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांधा। चार्ल्स उनकी पत्नी कैमिला के साथ अन्य वरिष्ठ रॉयल्स जनता के 20,000 सदस्य और विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि कोरोनेशन कंसर्ट में शामिल हुए। कलाकारों में गायक लियोनेल रिची, कैटी पेरी और एंड्रिया बोसेली, टेक दैट और पियानो वादक लैंगलैंग शामिल थे, जबकि हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज ने भी समारोह में 4 चांद लगा दिए। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रमंडल देशों से बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों को भेजने का आग्रह किया। कल लंदन में राष्ट्रमंडल देशों की महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड से बातचीत के बाद शेख हसीना ने ये बात कही। बैठक के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमिन ने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में होने वाले अगले आम चुनाव के लिए अलग अलग देशों के पर्यवेक्षकों की एक टीम भेजने का आग्रह किया है। राष्ट्रमंडल देशों की महासचिव ने कहा कि बांग्लादेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव होने के पक्ष में है। साथ ही साथ उन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी बांग्लादेश में चुनाव अधिकारियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षित करने की पेशकश की है। नेपाल के संघीय संसद का बजट सत्र कल शुरू हो गया। राष्ट्रीय सभा और प्रतिनिधि सभा दोनों की बैठकें संसद भवन न्यू बनेश्वर में शाम 4 बजे शुरू हुई। इस सत्र में सरकार अपनी वार्षिक नीति और कार्यक्रम तथा बजट पेश करती है। सत्र की शुरुआत में बजट पूर्ण चर्चा हुई। और अब बात करेंगे खेलों की। IPL में आज होने वाले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला जाएगा। कोलकाता और पंजाब के बीच IPL में अब तक 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 20 मैच कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते हैं और 11 मैच में पंजाब किंग्स ने कामयाबी हासिल की है। अंक तालिका में पंजाब की टीम 10 अंक के साथ 7वें पायदान पर है, तो वहीं कोलकाता 8 अंक के साथ 8वें स्थान पर है। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद के लिए दोनों टीमों को इस मैच में जीत की दरकार होगी। ताशकंद में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता मोहम्मद हुसामुद्दीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता के 57 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में हुसामुद्दीन ने रूस के मुक्केबाज डुआर्ड सेविन को 5-0 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। वहीं भारतीय मुक्केबाज दीपक भोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता के 51 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक ने कजाकिस्तान के ओलंपिक पदक विजेता साकेन बीबोसिनोव को 5-2 के अंतर से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया।
आज अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस है। थैलेसीमिया के बारे में जानकारी और जागरूकता सभी तक पहुंचना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है। थैलेसीमिया मेजर रोग से ग्रस्त होने पर व्यक्ति को जीवन भर हर तीसरे चौथे सप्ताह रक्त चढ़वाने की जरूरत होती है। थैलेसीमिया रोग से कैसे बचा जा सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। थैलेसीमिया रोग के विषय में जागरूकता के उद्देश्य से हर वर्ष 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो माता पिता से बच्चों में आता है। थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित व्यक्ति में लाल रक्त कण अपनी सामान्य आयु से पहले ही टूट जाते हैं और उसे नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है। थैलेसीमिया मेजर का मतलब यह है कि जो हीमोग्लोबिन है वो बिल्कुल ही जो एडल्ट हीमोग्लोबिन या फीटल हीमोग्लोबिन का टाइप जो नॉर्मल होता है उससे बिल्कुल अलग किस्म का होता है। तो बच्चे के शरीर में हालांकि हीमोग्लोबिन बन रहा है लेकिन वो फ़ायदेमंद नहीं है और वो बच्चा अनीमिया से ग्रस्त रहता है। उसको खून की बार बार ब्लड कंपोनेंट की थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। उसको कुछ दवाइयाँ इस तरह से दी जाती हैं क्योंकि जब ब्लड कंपोनेंट्स देते हैं और जो शरीर में जो उसके कोशिकाएँ जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रही हैं, आयरन रिलीज़ होता है जो उसके शरीर में जाके बैठ जाती है। इस वजह से उसकी ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, उसके दिमाग में असर हो सकता है, उसको पीलिया हो सकती है। तो आजकल दवाइयाँ हैं और उसको इसका इलाज इस तरीके से करा जाता है और काफ़ी हद तक इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसे बच्चों को हेल्प करती हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को अगर इसको बर्थ ही प्रिवेंट करें तो ज़्यादा सही है। यदि व्यक्ति में लक्षण न हो तो उसे पता नहीं चलता कि वो थैलेसीमिया कैरियर है जब तक कि उसके बच्चे में ये रोग न आ जाए। रक्त की जांच से थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया कैरियर का पता लगाया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं का खून की जांच करके हम लोग देखते हैं कि इनके खून की कमी तो नहीं है। एंटीनेटल स्क्रीनिंग करके देखा जाए कि इनको थैलेसीमिया ट्रेट तो नहीं है और इसमें एक मामूली सी जांच करी जाती है खून में और अगर उसको ट्रेट पॉजिटिव आता है तो हस्बैंड को बुलाया जाता है और उसकी भी जांच करके देखा जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर दोनों ही पार्टनर्स थैलेसीमिया ट्रेट से ग्रस्त हैं तो ये चांस है कि बच्चे को भी थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो जहाँ अगर हस्बैंड और वाइफ ट्रेट से ग्रस्त हैं तो इनको जेनेटिक सेंटर्स पे भेजा जाता है जहाँ पे बच्चे की जो पेट में पनप रहा है उसकी जाँच करके देखी जाती है और अगर वो थैलेसीमिया मेजर है तो उसको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो गर्भपात करवाना चाहते हैं जो कि हमारे देश में 5 महीने तक हो सकता है। आवश्यक है कि शादी से पूर्व या गर्भधारण से पहले ही थैलेसीमिया की जांच करवाई जाए जिससे बच्चे का थैलेसीमिया रोग से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कमरे में सीलिंग फैन में मेगा साइज रोटेटिंग ब्लेड हो सकते हैं जो तेज हवा को प्रसारित करते हैं और प्रभावी रूप से ठंडी हवा प्रदान करते हैं? हालांकि वैसे इस प्रकार के पंखे औद्योगिक और पारंपरिक जो स्थान होते हैं वहां पर उपयोग में आते हैं, लेकिन अब बड़े ब्लेड वाले पंखे घरेलू उद्देश्यों के लिए और मंदिरों और कार्यालयों में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। घरेलू उपयोग के लिए सीलिंग फैन ब्लेड्स की कहानी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि एक महिला उद्यमी ने इसे एक छोटे उद्यम के रूप में शुरू किया था और आज उनके पास इसके ढेरों ऑर्डर्स हैं। छत के पंखे एक ओर जहां ठंडक देते हैं तो वहीं कमरे की खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। आकर्षक पंखे जो शोर नहीं करते और धूल नहीं पकड़ते, ये घर की छत की शोभा भी बढ़ाते हैं। अगर इन पंखों को 12 फीट से 18 फीट आयाम के बड़े आकार के ब्लेड के साथ बनाया जाता है तो इससे पंखे जहां ज़्यादा तेज हवा देते हैं वहीं इससे ऊर्जा की खपत भी कम हो जाती है। ये हवादार पंखे सामान्य पंखों की तरह तेज गति से काम नहीं करते, लेकिन वे समान शीतलन प्रभाव देते हैं। इस सोच के साथ बेंगलुरु की लता वशिष्ठ और उनके पति महेश वशिष्ठ ने एमएसएमई औद्योगिक योजनाओं के तहत इन सीलिंग फैन ब्लेड के निर्माण का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और फिर बिना आवाज वाले और ऊर्जा कुशल पंखों का डिजाइन और निर्माण किया है। इस व्यवसाय को शुरू करने का विचार लॉकडाउन के दौरान आया और जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे व्यवसायियों को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए आर्थिक पैकेज की किस्त की घोषणा की। बेंगलुरु स्थित युगल लता और महेश ने सीलिंग फैन ब्लेड निर्माण इकाई स्थापित करने का
अवसर लिया। वरिष्ठ दंपति ने शोर के स्तर को कम करके इन पंखों को बेहतर बनाया है और इसे हल्का भी बनाया गया है। मेक इन इंडिया के जज्बे के साथ काम कर रहे दंपति की कोशिश इसे और भी हल्का बनाने की है। ब्लेड के इनोवेशन ने इंजीनियरिंग के छात्रों को भी आकर्षित किया है और छात्र वशिष्ठ से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। हम इन बड़े सीलिंग फैन ब्लेड का निर्माण करने वाले राज्य में पहले हैं। हम MSME विभाग के आभारी हैं कि उन्होंने इस परियोजना को समर्थन दिया और महिला उद्यमिता को भी प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री शिभा करंदलाजे ने अपनी इकाई का दौरा किया और इस युगल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन में और अधिक योगदान देने की सराहना की। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार। बंगाल और